आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर डायलॉग की बात चल पड़ी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मंसूब बयान के तमाम जमातों को इकट्ठा होना होगा। अब नून लीग की तरफ से और आवाज़ें आ रही हैं। वजाहत ये दी जा रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो ऐसी बात की ही नहीं। हफ्ते को जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर PTI का तो जिक्र ही नहीं हुआ। मामलात कुछ हमने और टेकअप किए, लेकिन नून लीग के अंदर से राना सना की मीटिंग्स होती हैं, स्पीकर के साथ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होती है। ख्याल ये किया जा रहा है कि ख्वाहिश रखते हैं डायलॉग की, लेकिन दूसरी कंसिडरेशंस आड़े आती हैं। तो क्या वाकईतन डायलॉग का माहौल है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसको लीड कर सकते हैं या नहीं? इसके ऊपर बात करने के लिए मोहम्मद हनीफ अब्बासी, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर, हमारे साथ मौजूद हैं। उनका शुक्रिया। आपसे बात शुरू करने से पहले नाज़रीन हम आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम देखेंगे कि PTI अब क्या करना चाहती है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि उनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, PTI ने नॉमिनेट किया है, और ये भी कहा कि PTI को डायलॉग के ऊपर मुस्बत कदम उठाना चाहिए। ये रिपोर्ट हुआ आज द न्यूज़ के अंदर। हम डोगर साहब से पूछना चाहेंगे कि एक तरफ वो एहतजाज करते हैं, दूसरी तरफ एतराज़ करते हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को लिताड़ना चाहते हैं। तो उनकी जमात डायलॉग के मामले के ऊपर कहाँ खड़ी है? और 8 सितंबर को जिन्होंने जलसे की कॉल दी है, तो क्या अपनी कश्तियाँ जला कर आएंगे या यहाँ आकर सोचेंगे कि क्या उन्होंने जलाना है? मतलब आमिर डोगर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को हम देख रहे हैं अब दोबारा से सियासी बहस का हिस्सा बना दिया गया है। आज सेनेट के अंदर एक बिल पेश हुआ जिसके अंदर कहा गया कि 17 के बजाय अब 21 जज होने चाहिए, इजाफा होना चाहिए। अपोजिशन इसके ऊपर फट पड़ी और PTI की तरफ से कहा गया कि जुडिशल कू जो है ये इमर्ज हो रहा है। तो इसके ऊपर सेनेटर अब्दुल कादिर, जो आज़ाद सेनेटर हैं लेकिन जिस ज़माने में PTI के बड़े करीब थे, वो हमें ज्वाइन करेंगे जिन्होंने आज बिल पेश किया। तो हनीफ वासी साहब, ये बताइएगा, आपकी पार्टी से पहले लीडर जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनका डायलॉग के ऊपर स्टैंस है क्या? क्योंकि मुझे 2 आवाज़ें सुनाई दे रही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके सामने जो उस मीटिंग के अंदर लोग मौजूद थे उनमें से बहुत सारों ने तो डिनाई कर दी है, तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो तमाम अखबारात ने गलत रिपोर्ट की। ठीक है जी, मेरे को गलत रिपोर्ट किया होगा। जब वहाँ के बैठे हुए लोग तरदीद कर रहे हैं तो फिर अखबारात की तो आप हैसियत फिर आप देख लेना क्या होगी। उन्होंने शायद खुद कहा होगा या कोई तुक्का में आज कहा है कि सब जमातों से मुराद सब जमाते हैं। तो मैं लेकिन अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं, क्योंकि वो तो आपके सामने आ गई कि मियां नवाज शरीफ की राय तो सारों की राय होगी, सीधी सी बात है। हम सुप्रीम लीडर हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो फिर तो दूसरी बात कोई नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरा स्टांस हर मामले के ऊपर हमेशा सच ही तकरीबन साबित हो रहा है। और जो मैं ले रहा हूँ स्टांस वो यही है कि अगर आपने PTI से बात करनी है तो फिर जो हमारा स्टांस डे 1 से था कि 9 मई जब से हुआ है कि 9 मई के ऊपर ये लोग माफ़ी मांगें। ये हम इनको दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी, क्योंकि दहशतगर्दों ने भी वो काम नहीं किया जो PTI ने कर दिया 9 मई को। और उसके ऊपर तो अब ताने बाने कहाँ कहाँ मिले थे, कहाँ कहाँ कौन को लोग इनके साथ थे। मैं कहता होता था ना कि 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 9 मई पूरे 1 साल की उनकी मेहनत के नतीजे में हुआ है, उनकी प्लानिंग के नतीजे में हुआ है। ये नहीं हुआ कि एक दिन में ही कह दिया जी आप GHQ पे हमलावर हो जाएं, तो समय फॉर्म में आप कह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि डायलॉग नहीं हो सकता, मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना, फिर नहीं हो सकते जब तक वो अपनी इस गलती को कौम के सामने बानी PTI खुद आकर माफी मांगे और कहे कि मैंने ये किया। कंडीशन ऐसे रख दी है हनीफ भाई साहब, आप एक बाअमल सियासतदान हैं, आपको पता है कि ये नहीं होने लगा ना। अगर ये नहीं होने लगा तो डायलॉग नहीं होने लगा, अगर डायलॉग नहीं होने लगा तो ये रोजाना की जो मुझे ना चक है, नहीं ये चलती रहेगी। इस तरह नहीं होता। मेरी ये कतई ख्वाहिश नहीं है कि डायलॉग ना हो, ठीक है सर। लेकिन अभी ना कुछ चीज़ों को बंदा तस्लीम कर लेता है। गलती तस्लीम करने वाला बंदा बड़ा होता है। मेरी अभी ये ख़त्म नबूवत के ऊपर जजेस ने की है ना जी, तो आप जजेस को क्या कहेंगे? आपको बुरा भला कहेंगे उनको? उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उनसे गलती हुई, उन्होंने तस्लीम कर ली। टेक्स्ट के अंदर तशरीह की गलती और 9 मई जैसे मामले के ऊपर आप ये चाह रहे हैं कि इमरान खान आके कहे मैंने किया, ताकि उसके बाद माफी तो हो नहीं सकते, फिर मुकदमा चलेगा ना। नहीं, देखे ना, मुआफ़ी तो हर जगह है। अल्लाह ताला अगर माफ़ कर सकता है, खुदावंद ताला के मामलात को हम सियासत से नहीं, फिलहाल वक्ती तौर पर मैं मामलात को लाता ही नहीं बीच में। लेकिन अगर हम माफ़ी की डिमांड कर रहे हैं तो ये सही कि इमरान अगर माफ़ी मांगता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, जुर्म माफ़ हो जाएगा। देखे ना, मैं कहता हूं कि फिर हम उनसे बात करने के लिए तैयार क्यों? उन्होंने जुर्म किया है,
देखें ना, फिर आप कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों से बात भी करनी है, ठीक है जी, और सियासी जमात उस वक्त मानने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़े हुए। आप नहीं माना, आप कहते दहशतगर्द लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ आज की डेट तक वो दहशतगर्द है। मैं किसी सूरत माफी मांग ले दहशतगर्द नहीं, वो दहशतगर्द नहीं इसलिए रहेंगे कि डे वन से हम उनसे कह रहे हैं कि कौम से आके माफी मांगे और आके कहें कि हमसे गलती हुई। भाई साहब, मैं आप कानून को भी समझते हैं और कानून के गलत हिस्से को आपने भुगता भी हुआ है। हाँ। और आपने गलत सियासत को भुगता हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट के लेफ्ट साइड पे जाके, जो एस्टैब्लिशमेंट खुद ही चली गई थी लेफ्ट साइड के ऊपर, आपने उसको भी भुगता हुआ है। आपको पता है कि माफ़ी का कोई तसव्वुर नहीं है जब जुर्म इतना कबीह और गंभीर हो जो आपने इल्ज़ाम में लगाया। आपको पता है कि जिस दिन पीटीआई ने अब तो मानेंगे नहीं, मान लिया बतौर पार्टी डिसबैंड हो जाएगी, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बन जाएंगे, ये कन्फेशन होगा और ये ट्रीजन के जुमरे में, अब फिर आप कहते हैं कि अगर ये कर लें। अभी भी तल्लत साहब, अभी भी कोई कसर बाकी नहीं रह गई। अभी जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो गिरफ्तारियां होनी हैं, इनका जिक्र भी मैंने पहले कर दिया था। मैंने कहा था गिरफ्तारियां हो तो किसी ने नहीं किया ना, ठीक है, हो गया। वो तो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी देखिए ना, मेरी जरा बात सुने, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना, खबर दे रहा हूं कि बहुत जल्द बड़ी बड़ी शख्सियात जो इस पूरी साजिश में मुलव्विस थे वो कह देंगे कि जनाब हमने इस तरह बैठ के प्लानिंग की थी, इसमें बानी पीटीआई शामिल था, मैं शामिल था, फलां शामिल था, इंस्टीट्यूशंस के अंदर के लोग शामिल थे, बाहर के लोग, रिटायर्ड लोग शामिल थे, पॉलिटिशियन कौन कौन शामिल था, सरकारी अफसर करेंगे, बहुत सारे लोग। मैं एक उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत सारे लोग, ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियन कहेंगे, ये सारे लोग कहेंगे कि हम इस साजिश में शामिल हैं। 100 लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करवाई। इस्लामाबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कभी इतने मीडिया से रिलेटेड इवेंट नहीं हुए जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाहौर के अंदर करवाई। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? सारों ने कहा जी हम पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, माफी कर दें, फिर सारे वापस आ गए। मैं उस पीटीआई के उन वर्कर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो कि हिडन है, ठीक है ना, और हाइड होकर उन्होंने इस मुल्क के लिए ऐसा प्लान किया कि दुश्मन का जो हमला था उसको कामयाब किया। कौन इस पे यकीन करेगा? मैंने वो यकीन इस तरह नहीं करवाएंगे हम सिर्फ बातों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से यकीन नहीं होगा। किस तरह करेंगे? पूरे एविडेंस के साथ यकीन होगा ना। अगर एक शख्स को पहले पकड़ा गया है तो एविडेंस के बगैर कोई पकड़ सकता है किसी को? पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी ऐसे हुआ है कि एविडेंस के बगैर यहां पे, और वो पकड़े गए? नहीं, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। अगर उन्होंने अपना बंदा पकड़ा है, अगर उसको पकड़ा है तो उसको जस्टिफाई उन्होंने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन में करना है। वो कोई छोटा बंदा नहीं था। आपकी मालूमात ये है कि ये बराह रास्त 9 मई वाला मामला खुल के सामने आएगा और किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर आप माफी किस तरह दे सकते हैं? ये मेरा तो नुक्ता यही है। फिर नुक्ता आपका यही है तो आप समझने की कोशिश करें ना। मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं गुंजाइश रखना चाहता हूं कि यही कौन सी गुंजाइश? जब आपने 1% आधा % की गुंजाइश में रखना चाहता हूं ना हालात वाकयात की रोशनी में, लेकिन मुझे शरह सदर है कि इस एविडेंस के बाद ना बानी पीटीआई बचता है तो ना पीटीआई बचती है बतौर सियासी जमात जी आने वाले वक्त। और सब कुछ कितने महीनों में सालों में तो नहीं होने जा रहा सर। पहले भी जो हुआ है वो लोगों की गलतफहमी है। एक टाइम दिया जाता है, लोग पीछे लगे होते हैं किसी ना किसी मामले में, ऐसी इन्वेस्टिगेशन जारी होती है कि बंदे को खुला छोड़ दिया जाता है। वैसे ही भौचाल आ जाएगा, सड़कें दोबारा से गर्म हो जाएंगी, लोग सड़कों। अच्छा, सड़कें वाली बात जो है, अभी सबसे पहली बात तो ये तल्लत साहब, वो लोग जो कहते थे हमने तो किसी से बात ही नहीं करनी, हमारा तो किसी से राब्ता ही नहीं, आप ही के प्रोग्राम निकालें। मैंने कहा था कि इनके इंडिविजुअल राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूद हैं, निकालें प्रोग्राम अपना, ठीक है। आज से कितने महीने पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। आज उनका तर्जमान जो रऊफ हसन है वो खुद मान गया है कि जी हमारे इंडिविजुअल लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। उसकी वाज़ेह सबूत जो है वो आपको, वो जो जलसा इन्होंने पोस्टपोन किया सुबह 6 बजे 7 बजे जाकर, तो वो कौन से लोग थे और कब से ये लोग राब्ते में हैं? मैंने कहा था रऊफ हसन हमारे राब्ते में है, ठीक है जी। नहीं तो आप अभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में, लेकिन वो आपके राब्ते में। सच जाने देना, मैं वो भी उस तरह भी आ जाए ना, वो भी। अच्छा, एक राब्ता उधर है, एक राब्ता हमारे साथ भी है ना। एस्टेब्लिशमेंट वाली बात तो उन्होंने खुद मान ली है, मैं कौन हूं तो कहने वाला। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कहा जी हमारे इनफरादी लोगों के राब्ते हैं, इसी वजह से हमारा जो जलसा है वो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। फिर लाहौर वाला भी पोस्टपोन हो गया है। जलसे जुलसे शलसे इन्होंने कोई नहीं करने,
इन्होंने ट्रक की बत्ती पीछे लोगों को लगाया हुआ है, और लोगों को जो पहले इन्होंने एक दिया था, अब बहुत पुलों के नीचे से पानी निकल चुका है। क्यों मेरी बात, हमने तो लोगों को क्या हो गया था साहब, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। अभी आपने प्रोग्राम के पहले 5 मिनट में तो आपने उनको दहशतगर्द तंजीम कह दिया, और आपने कह दिया। मैंने कहा मैं उस पर कायम हूं, लेकिन हमने उनसे राब्ते इसलिए रखे, हमें भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हमें भी तो उनके अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते नहीं रखने चाहिए ना, कि दहशतगर्द ग्रुप है, अगर 9 महीने से कुछ लोग ऐसे होते हैं दहशतगर्दों के अंदर भी अपने बंदे छोड़े होते हैं, ताकि उनके ठिकानों का पता चल सके, ताकि उनकी एक्टिविटी का पता चल सके। तले साहब आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हैं। तो पीटीआई पेनिट्रेटेड बाय, पेनिट्रेट किए हुए पीटीआई के अंदर अपने बंदे बैठे हुए कौन कौन है? नहीं, अब छोड़े ना इस बात को। तो कमाल बात, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं कहना थोड़ी जमात के बारे में पूछ रहे हैं, रऊफ हसन है, अली अमीन गंडापुर है, चीफ मिनिस्टर केपी, वो तो आप खुद मान रहे हैं ना यार, तल्ला साहब खुद मान रहे हैं, आजम स्वाति हैं, ठीक है, ये सारे लोग हैं, ये सारे इस वक्त जो है, इसमें से और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनको खुद ऑन कर रही है पीटीआई कि इन लोगों के राब्तों की वजह से ये हमने जलसा जो है। तो ये राब्ते इनके इनफरादी हैं, या आपके ख्याल में पीटीआई के चेयरमैन ने इनको कहा है कि आप कर? कैसे हो सकता है कि इनफरादी हो? अगर वो ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब है बानी पीटीआई ने उनको कहा होगा कि हाँ भी आप जाएं, बात करें, लेकिन आगे से बात हो रही है या नहीं हो रही, ये आपके सामने है। आगे वाली बात वाली कोई बात नजर नहीं आती। तो अब आप जरा वापस आ जाए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है, जो उनसे मंसूब किया गया है, आपके ख्याल में वो अमूमी बात है, उसके अंदर पीटीआई इंक्लूडेड नहीं है? फिर डायलॉग फिर आपने किससे, मौलाना फजल रहमान से करना होगा? मौलाना फजल रहमान साहब से हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, चकज़ई साहब के हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, 2/3 अक्सरियत पहुंच चुके हैं। जो आज आपके लॉ मिनिस्टर कहा कि हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम वो बिल नहीं पास, अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगी। ठीक है, मेरा ख्याल है और 5 नहीं 6 नहीं 8 दिनों में आ जाएगी। 8 दिनों के अंदर आपको 2 हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला। मैं 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला जी, मैं आ जाऊंगा। मैं तो आपसे भाग ही नहीं सकता, मैं तो 30 साल से आपसे नहीं भागा। तो मैं वैसे कह रहा हूं, भागना है बुलाने से राजी कि आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर अल्लाह ने इस मुंह से निकली हर बात को पूरा किया नहीं। और ये 2/3 अक्सरियत जो है कानून साजी अब आइन में तरमीम के लिए होगी, जाहिर है। आइन जब 2/3 अक्सरियत होगी तो किसी भी, अगर हम आइन में अगर तरमीम कोई भी करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं, कोई भी करना चाहते हैं तो आइनी तरमीम के बाद ही कर सकते हैं। तो फजल रहमान साहब को किस तरह बनाया आपने? अभी तक तो मैंने आपको बताया कि नज़दीक पहुंच चुके हैं। वो बड़ी अच्छी किसी हमारे भाई ने बात की, उन्होंने कहा जी हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। एक तो आपको पता है मेरे भी लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात आज भी कायम है, वज़ादारी भी कायम है। अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो उनका वहाँ गए हैं, तो वहाँ भी जाकर आप देख लें कि बड़ा अच्छा रिसेप्शन मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दिया है। कमाल और इज़्ज़त का, एहतराम का रिश्ता जो है वो कायम दायम है, और इंशाल्लाह छोटी मोटी बातें हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो वो तो कह रहे हैं कि नए इंतखाबात करवाएं और असम्बलियाँ तहलील करें, और कोई नहीं, वो आपको पता है मौलाना ने वैसे भी कहा था, मैंने फ़लाँ को ये लफ्ज़ जो कहा था सियासी बात थी, तो ये सियासी बातें चलती रहती हैं। 2/3 अक्सरियत आपके पास आने वाली है। इमरान खान जो है 9 मई के अंदर फंसने वाला है, पीटीआई जो है वो तितर बितर होने वाली, डिसबैंड होने वाली है। ये सब कुछ अगले 2 हफ्तों से लेकर 3-4 महीनों के अंदर ये हो जाएगा। तो ताड़ियाँ सब तक खैर फिर तो अब मजे सीधे देखो ना, पहली बात तो यह है कि कुछ तदबीर जो है बंदा कर रहा था, एक तदबीर अल्लाह कर रहा होता है। जैसे वो आपने मेरी मिसाल दी, मुझे कहा गया 6 साल तू आंदा ही नहीं, तो मैं 11 महीने बाद अल्लाह ताला के फजल व करम से माफ़ी मांगे बगैर, नक रगड़े बगैर, मैं अल्लाह ने मुझे उस वो तो आपको उम्र कैद और मौत की सज़ा उस तरफ ले जा रहे थे, उस तरफ ले गए थे ना, हो गई थी, वो तो अल्लाह ने करम कर दिया। एक वो है, मैं इससे बढ़ कर, लेकिन एक दुनियावी हक़ाइक़ आज की डेट तक ये हैं कि इंशाल्लाह हमें तो यही उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि यही सेटअप चलता रहेगा और मुल्क तरक्की करेगा। यही सेटअप चलता रहेगा, मुल्क तरक्की करेगा। और उसकी तरक्की की मिसाल, सबसे बड़ी जमात जो डिसबैंड हो जाएगी, जिसके लिए अगर इजाज़त दें, तरक्की की बात ये, मैं ये नहीं कहता कि मैं तो सबसे पहला बंदा हूँ जिसने यहाँ पे बैठ के IPPs की बात की थी। मैं सबसे पहला बंदा हूँ जिसने अपनी हुकूमत को बजट तकरीर के दौरान यहाँ बैठ के आपके प्रोग्राम में कहा था कि बिजली के बिलों से और टैक्सेस के हवाले से, अगर याद हो जो आप पे टैक्सेस लगे, सैलरी सुपर टैक्स जी, उसके ऊपर मैंने बात की थी। मुझे आज भी उम्मीद है 2-3 काम, जैसे बिजली की हमने रिलीफ दिया पंजाब में, इस बात में ये मज़ीद रिलीफ मिलता जाएगा। सैलरी वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी जल्दी आने वाली है, ठीक है, टैक्सेस के हवाले से जो लगे हैं,
ये मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। इस वक्त मूडीज़ ने जो हमें 1% ऊपर कर दिया, यानी 1% ऊपर कर दिया रेटिंग हमारी। फिर उसके अलावा आप इन्फ्लेशन देखें कि इस पूरे पिछले कुछ 7-8 साल में पहली दफ़ा सिंगल डिजिट पे आई है, 9%। आप हल्के की सियासत 9% नहीं, अब आप हल्के में चले गए। दूध की नहरों की बात ही नहीं कर रहा। आपके हल्के के बंदे सुन रहे होंगे, वो कहेंगे हनीफ अब्बासी ने तलत के प्रोग्राम पे बैठ के दावा किया है कि यानी 23 से 9% आ गई है। ये को मानने वाली बात? मैं तो नहीं कह रहा। बहुत सारी बातें दूसरे कहते हैं, आप उस पर यकीन नहीं करते। मैं नहीं कह आपको हल्के से आवाज आ रही है कि 9 पे चली गई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हल्के से आवाज आ रही है। मैं उस पर भी आ जाता हूं। देखिए ना, मेरा आज भी मैं फिर कहने लगा हूं कि जो 14 रुपए पर यूनिट से, यार मामूली बात नहीं है। पेट्रोल की 2 महीनों में तीसरी दफा कीमत कम हुई है, तीसरी दफा कीमत कम। बैन-अल-अक़वामी तौर पर, हाँ, तो वो बैन-अल-अक़वामी तौर पे बढ़ेगी तो ज्यादा होगी, और कम होगी ज्यादा होगी पॉलिसी में ज्यादा होगी तो आप हमारे पे करेंगे ना? कभी नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, आवाम की बात करें, जहां हल्के की बात आप कर रहे हैं। बिजली का यूनिट जो है वो इसी तरह पंजाब हुकूमत जो है वो एक पूरे को पूरा पैकेज ला रही है 200 और 500। चलिए, तो प्रेस रिलीज होगी ना। आप वापस आए, आप सियासी हंगामे को बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे। आपके ख्याल है कि इतना बड़ा रिएक्शन होगा? अच्छा, अगर 9 मई साबित हो जाता है तो वो सजाएं, छोटी सजाएं तो नहीं होंगी ना? तो होने दें, ताकि किसी की जरूरत ना हो दोबारा 9 मई करने की। तो वो सेडिशन है, वो तो मौत की सजा भी हो सकती है। तो हो जाए ना। तो बैन-अल-अक़वामी तौर पर अगर तो तल्ला साहब बैन-अल-अक़वामी तौर पे, क्या जो 2007 में लंदन में धमाके अपना हुए थे, धमाके लगा ले, हंगामे हुए थे, उन हंगामों में जब सजाएं हुई हैं, तो क्या बरतानिया की बैन-अल-अक़वामी तौर पे इज्जत अफजाई हुई थी या बेइज्जती हुई थी? बैन-अल-अक़वामी तौर पर 2021 में जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, उसी बरतानिया में से आवाजें आ रही हैं कि इमरान खान को इंसानी हकूक की पामाली करते हुए रखा गया। उसी कैपिटल हिल की कांग्रेस के अंदर से बाई पार्टीजन रेजोल्यूशन आती है और इमरान खान वो एक साजिश का हिस्सा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बातें आपने की हैं ये बिल्कुल अलग है उससे बात। इसका मैं जवाब आपको दे देता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब आपने मुझे कहा कि बरतानिया में ये वो लोग क्या कहेंगे फलां, जब इनको सजाएं होंगी, जब कैपिटल हिल वाले को सजाएं हुई, जब बरतानिया के हंगामे वालों को सजाएं हुई, तो क्या किसी ने बुरा कहा? नहीं ना कहा। इसी तरह जब हमारी 9 मई की सजाएं होंगी तो कोई बुरा नहीं कहेगा। ये हमारे मुल्क का कानून है, मुल्क का आइन है, जिसको पामाल किया गया। इमरान खान को कैपिटल हिल के अंदर जो लोग वायलेट कर रहे हैं, सियासी तौर पर बात करो, ज़ाहिर तो वैसे तो सारे इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ हर मुल्क के अंदर। आप किस तरह इक्वेट कर सकते हैं? आपका ख्याल है कि इमरान खान को आप बहुत बड़ी सजा दे देंगे 9 मई के खाते में तो कुछ नहीं होगा? सर जी, मेरी बात सुने। अगर तो इस मुल्क में दोबारा 9 मई कोई सोचे भी ना, ये आप जहन में रख लें, कोई आप सोचे भी ना। अगर रियासत ने सर्वाइव करना है ना, स्टेट ने, तो फिर ये कोई सोचे भी ना कि 9 मई दोबारा होगा। और जो 9 मई में लोगों के साथ किया गया है, पीटीआई ने किया है, यानी डिसऑन कर दिया अपने लोगों को। ये तो मेरे हल्के में पूछे ना कि माँ बाप हमारे आके हमारे पास कैसे रोते रहे हैं, आज भी कैसे रोते हैं, रोते रहे हैं। वो कहते रहे हमारे बच्चों को वर्गलाया गया। लेकिन इमरान खान को हमारे इमरान खान और टॉप लीडरशिप को सजा, बड़ी सजा, सख्त तरीन सजा, आपके ख्याल में उसके कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में नहीं होंगे? और ये तरक्की का सफर जिस तरह आप कहते हैं, अभी साल से अंदर पड़ा है ना, तो कौन सी खून की नदियां बह गई हैं? अंदर होना और बात है, तो सजा ही है ना, मुकम्मल तौर पर उम्र सजा ही है ना। उम्र कैद अगर होती है, मुझे नहीं पता उम्र कैद होनी है। आप नहीं, आज जिस किस्म के इल्जामात आपने बताए कि साबित हो जाएंगे ना, वो तो साबित करना है कोर्ट ने। वो मिलिट्री कोर्ट करे या सिविल कोर्ट करे, उसके बाद ही सजा होनी है ना। मेरे कहने से, आपके कहने से सजा नहीं हुई। बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड शेख रशीद साहब ने एक, मैं उनको देख रहा था इंटरव्यू, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो बहुत डेस्परेट हो गए थे और वो खुदकुशी का सोच रहे थे। खुदकुशी का तरीका उन्होंने अजीब व गरीब किस्म का बताने की कोशिश की। लेकिन उस बात से कतई नज़र, आपके ख्याल में वो दोबारा से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, हमदर्दियों के लिए अपनी खिफ़त का इजहार कर रहे हैं या क्या? अच्छा देखें ना, एक तो ड्रामाई अंदाज सियासत के अंदर ख़त्म हो गया हुआ है। खत्म हो गया है? मैं तो कहता हूं खत्म शुरू हुआ है। नहीं, वो जो ड्रामाई अंदाज जो उनका था, बाकी तो झूठ चल रहा है ना जी, बिक भी रहा है झूठ चल भी रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं जिधर आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये मौसूफ जो बातें किया करते थे ना, रगड़ी रगड़ाई, अब इस पे इतना मजाक उड़ा है, क्योंकि वो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन खुदकुशी के बहुत सारे तरीके हैं, और मैं, लोग कहते हैं ना बुज़दिल खुदकुशी करता है, मैंने कभी इस पर बिलीव नहीं किया। दिलेर आदमी खुदकुशी करता है, मैं आपको ये ज़हन में बना ले। और ये जो मौसूफ है,
ये इन्होंने अगर खुदकुशी करनी थी तो उसके बहुत सारे तरीके थे, वहाँ किसी से पूछ लेते, मुझसे पूछ लेते, मैं उनको बता देता। अब भी है उनके पास चांस, अगर खुदकुशी करनी है। मैंने आपसे सवाल किया, तवा लगाना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने तवा नहीं लगाया सर, मैंने तो कहा कि मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है, मैं कुछ राय नहीं दे सकता, लेकिन खुदकुशी के बहुत सारे तरीके थे। इसी रेलेवेंट और सियासी, तो ये मैं पूछ रहा हूँ अभी अभी रेलेवेंट है शेख रशीद साहब या नहीं? और देखें इस वक्त तो जो उनकी हालत हुई है वो 5000 वोट टोटल लिए उन्होंने पॉलिटिकली, और उसके बाद की मुझे अब पता नहीं कि कितने वोट ले सकेंगे। हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारा प्रोग्राम जारी है नाज़रीन। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मलिक आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आप एक तरफ तो फ़ौज आपसे ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि बारहा हम जब बात करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो वाज़ेह अंदाज से बताते हैं किस तरह उनके खिलाफ कैंपेन चलाने वाले जो है उनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से आपकी जमात से जुड़ता है। और आप ज़ाहिर है उनके बारे में जो कहते हैं वो तो सबको पता है, तो आप फ़ौज के साथ बातचीत क्यों करना चाहते हैं? आदमी इमरान खान ने बात की है इसके ऊपर, फिर रऊफ़ हसन साहब का इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका को, तो फ़ौज से अब क्यों बात करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहना कि फ़ौज आपसे खुश नहीं है, फ़ौज हमसे खुश है। पूरी फ़ौज ने सवाए चंद बड़ों के फैमिलीज समेत 2013 में भी, 18 में भी और अभी भी वोट अपने अपने हलकों में, अपने अपने शहरों में तहरीक इंसाफ को पाया, हमें वोट डाले हैं। फ़ौज एक इदारा है और फ़ौज के अंदर हज़ारों लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी अपनी एक सोच है। चंद 2-3 बड़ों के अलावा आप सोच कह सकते हैं, बाकी फ़ौज के रिटायर्ड ऑफिसर से, हाजिर सर्विस से, जिससे पूछ लें वो कहेगा कि हम इमरान खान को पसंद करते हैं। अब ये बात जब उन्होंने जो मेरे साथ जब बात होती है, ये ऐसी बात है, मैं कहूँ कि जी आप सारों के दिल जो हैं वो तो नून लीग के लिए धड़कते हैं, लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ को पसंद नहीं करता। नहीं, अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस। अब ये जब भी आप इदारा ये बात सुनेगा, इदारे में कोई तफरीक नहीं है। नहीं, बड़ा फर्क नहीं, मैं आपने बात स्टार्ट की कि फ़ौज आपके खिलाफ है। ज़ाहिर है इदारे, फ़ौज से मुराद अब 1 आध 2-3 बड़े लोग, फ़ौज में तो हज़ारों लोग हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा और हूं। उसमें कितने सारे यूनिट्स हैं, उसमें आर्मी कोर कमांड एक है, उसमें इंजन नहीं, वो कमांड अपनी जगह, वो डिसिप्लिन है। कमांड देखती है 9 मई होता है जब कमांड देखती है कि 1971 के ऊपर आपने ट्वीट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, तो वो कमांड और फौज का सेंटिमेंट एक है, लेकिन आपके ख्याल में एक नहीं है। नहीं, सेंटिमेंट वाली अपनी जगह, डिसिप्लिन वाली अपनी जगह। फौज जो है 99% इमरान खान के साथ है। मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं आपके दावे के ऊपर नहीं मैंने ये रिएक्शन दिया, मैं उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में सोच रहा हूँ, जो इस वक्त बात आपकी पहुंच रही है उसकी। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो फौज की पॉलिसी है एक इदारे की, खास तौर पे वो आपके खिलाफ है, बिल्कुल वो खिलाफ है। इस पे एग्री कर लेते हैं, ये इस पे आ जाता। अच्छा, ये वो खिलाफ है, तो फिर आप उससे क्यों इंगेज कर रहे हैं? लेकिन हमारे घर की बात है, फौज भी हमारी है और तहरीक इंसाफ भी इस मुल्क की ही सियासी पार्टी है, हिंदुस्तान की या बांग्लादेश की तो नहीं। आज अगर नाराज़ है तो कल राज़ी भी हो जाएगी। कल हमारे साथ थे, आज सबसे बड़े जो उनके साथी हैं वो कल सबसे बड़े दुश्मन थे। ख्वाजा आसिफ से लेकर और वोट को इज्जत दे को नारा लगाने वाले मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और एहसन इकबाल, इनकी बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी बातें आपके सामने हैं। परवेज़ रशीद साहब, हमने तो कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। आपने गुफ्तगू नहीं की, आपने अमल काफ़ी किया है। नहीं, एक वाक़या हो गया 9 मई का, एक एहतजाज हो गया और उस एहतजाज में अगर आप समझते हैं कि लिमिट क्रॉस की है तो नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता, वो नहीं, रेड लाइन को कभी रेड लाइन को अबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फ़ौज पाकिस्तान की अवाम के सेंटिमेंट्स को समझेगी तो अवाम तो आज तहरीक इंसाफ के साथ है 90%। आज आप आज़ाद इंडिपेंडेंट, तलत साहब आप हमारे भाई हैं, इलेक्शन कहीं करा लें, वोट इमरान खान को है। बाजोड़ में करवाया ना इलेक्शन, क्योंकि वोट आज इमरान खान, आज चौथे नंबर पे आए आप। नहीं सर, वो बाजोड़ में जीता कौन है? तहरीक इंसाफ के साथ बैठा उस शहीद का भाई जो पीटीआई का ही वर्कर था।
इस तरह तो आपकी आधी जमात जो है वो नून लीग की है। इस तरह नहीं, इस तरह तो आपकी आधी जमात नून लीग की है, तो नून लीग ये कहना शुरू करे कि वो लोग इमरान खान के नजरिए पे वोट, नहीं, इमरान खान के वोट के नजरिए पर जीत कर आए। मैं लोकल डायनेमिक्स की बात तो पीटीआई का बंदा हार गया, चौथे नंबर पर आ गया, तो भी पीटीआई का बंदा ही जीता, आप ये फरमा रहे हैं? जी और इमरान खान ने अंदर से कहा था टिकट इस शहीद के भाई को देना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस सुपीरियर मैथ्स के तहत तो आप 110% भी लोगों की सेंटीमेंट क्लेम कर सकते हैं, ये तो सुपीरियर मैथ्स हो गया ना? नहीं, रियलिटी है। अच्छा, तो आप अगर रियलिटी आपके साथ इस तरह है तो फौज के साथ आप बात क्यों करना चाहते हैं? टिके रहे अपनी जगह के ऊपर। सर देखें, मेरे से अगर पूछें जाती तौर पे तो मैं तमाम स्टेक होल्डर के साथ बात करना चाहता हूँ, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी हों, इंक्लूडिंग फौज, क्योंकि हम सब खींच के फौज को ले आए हैं। लेकिन एक बार जब हम सब टेबल पर बैठेंगे और सबको अपनी अपनी हदूद और कयूत का कहेंगे तो फौज वापस चली जाएगी। तो प्री कंडीशन, फौज कभी शौक से नहीं आती, फौज को हम खुद लाते हैं, कभी शौक से नहीं आती। हम खुद फौज के लिए अपना कंधा देते हैं, ये भी बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लेकिन अब जितने हालात फौज के बन चुके हैं, क्रेडिबिलिटी होती है, मैं ये समझता हूँ कि अब फौज को भी आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है कि बिलाखिर हमें पीछे हटना चाहिए। ये एक्सट्रीम है ना इस वक्त जो फौज या तो एक इदारा जो एक्सट्रीम, तो देखें ना, अब तो ज़ाहिर है कि कोर्ट मार्शल हो रहे हैं लोगों के, ये तो एक्सट्रीम है ना, तहकीकात चल रही हैं, उनके नताइज निकलेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें और सामने आएंगी, तो ये तो मामला उस तरफ नहीं जा रहा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, और जाएगा। आप भी यही चाहते हैं? नहीं, मैं क्यों चाहता हूं? नहीं, आपकी जाती तौर पे तो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है ना, आप यही सवाल ही करूंगा। अगर मैं आपसे एग्री करने लग जाऊं, नहीं, आपके सवाल में उधर आके बैठ जाता हूं। नहीं, इधर ना बैठे, आपके सवाल में लग रहा है ना। वासी साहब थे, उनके साथ मैंने बड़े सख्त सवाल किया, ऐसे किए। नहीं, वो आपका हक है, लेकिन अर्ज ये है सर कि फौज या इदारे की जो भी पॉलिसी है, हम दीवार के साथ लगे हुए हैं और लग जाएंगे। आज भी हमारे सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार हैं और हो जाएंगे। सज़ाएं हर मुकदमे में आप देते हैं, अल्लाह अल हक है आगे अदालत में, क्योंकि ये तमाम फैसले जो सियासी बुनियादों पर किए जाते हैं, जो मुकदमात बनाए जाते हैं, ये आज की बात नहीं है। आप 1956 से ले लें, अयूब खान के दौर से आज तक, ये वक्त के साथ आकर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इनकी वक़्त कोई नहीं रहती, क्योंकि स्टैंड नहीं करते। किधर ख़त्म हो जाता है उनका पोता जो है, पोता है क्या, दोतरा है उनका, सर ऐसे ही अयूब, वो आपकी जमात चला रहा है सर, अयूब खान खत्म हो गया। नहीं सर, नहीं, मैं सियासी बुनियादों पर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, वो आगे से बच्चे देते हैं ना, वो बच्चे आपकी जमात चला रहे हैं। सियासी फैसले किए जाते हैं, जो इंतकामी फैसले किए जाते हैं, वो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं। तो आपको ये सेंस, और वक्त के साथ वोट को इज्जत देने का बयानिया भी 2 साल के बाद, वो तो उन्होंने लगाए, उसका भुगतेंगे, वोट को इज्जत दो। चलो ठीक है, वो आज इमरान खान ने कह दिया अब ये नया बन जाएगा, लेकिन चले वो भुगतेंगे, उसका जो यू टर्न लेते हैं वो भुगतेंगे। यू टर्न तो आपने भी बहुत लिए है ना, बिल्कुल। अगला यू टर्न 8 सितंबर को आ रहा है, जब आपने जलसा करना। नहीं, ये जलसा तो अब गवर्नमेंट ने हमें कहा है, हमने गवर्नमेंट की मानी, और उस दिन इतने तो ताबेदार नहीं ताबेदारी नहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये फैसला इंतहाई दूर अंदेशी का था, होशमंदी का था, वाइज डिसीजन था। मैं रेड जोन में रहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी वाले केस में जो हज़ारों कारकुन मजहबी जमातों के तालिब इल्म यहाँ जो इनकी मोबिलाइजेशन हुई थी, उधर से हम आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कहा और आप मान गए। हम इंतशार की सियासत एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कहा था ना ये? सर हुकूमत ने कहा था सर, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है, वज़ारत दिफा के अंडर है, सेक्रेटरी दिफा के अंडर है तमाम फोर्सेस। ठीक है, अब आपने एकदम मुझ पे प्रोसीजर फेंकना शुरू कर दिया। मैं हकीकी सियासत की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक दिन कैंसलेशन के लिए जो दरवाजे खोले थे सुबह 7 बजे, जिसके ऊपर लीमा साहबा इतनी बंगेख्ता है। 7 नहीं सर, शाम 7 बजे से शुरू, चले 7 बजे से शुरू हो गया दरवाजे, शाम 7 बजे। तो वो हुकूमत ने खुलवाए थे? जी सर, हुकूमत ने। और पीछे कौन था? हुकूमत के इदारे थे। आप क्यों बताते क्यों नहीं? अभी तो आप कहते हैं कि सारी एस्टैब्लिशमेंट सर, हुकूमत आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, मैं नाम ना भी लूं तो सब जानता है। अच्छा,
कौन नहीं जानता। अच्छा, अब हुकूमत ने स्लैश एस्टैब्लिशमेंट ने किसका नाम कह लूं दिया। मैं? नहीं, चलो ठीक है, वो नाम तो सामने आ जाएंगे। बस आप सब जानते हैं। नहीं, वो दूसरे नाम भी मेरे सामने कहने आएंगे। से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, दूसरे नाम भी सामने आएंगे। तो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये बताइएगा। आप करवा के रहेंगे कोर्ट मार्शल? मैंने थोड़ी करवाया। आप हमें डराने आए हैं या अपना नहीं, प्रोग्राम मैं आपको कराने आए हकायक हैं? बताने आया हूं, मैं आपको हकायक बताने आया हूं। चलो फिर इंडियन फिल्म का एक डायलॉग है कि अब इसके बाद क्या मुन्ने की जान लोगे? ये ऐन मुमकिन है। अच्छा, इसके ऊपर वापस सही है। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ सियासी में। जान की बात कर रहे हैं, खुदा जी, ना जी, खासा भाग नहीं, बहुत। नहीं, अल्लाह अच्छा, के हाथ वापस में। इसके ऊपर आएगा। तो ये अब अटल है, ये जलसा होगा हमारी तरफ से तो होगा, अगर करने दिया तो। नहीं। ये क्या बात, ये किस अरे किस्म की आपके कमिटमेंट? सामने आप भी तो देखें ना, कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को हम ऑन करते हैं और उसके बाद आप एक जगह बताते हैं, एक डेट बताते हैं, एनओसी देते हैं। क्यों नहीं करने दे रहे जलसा? ये सवाल है मेरा, क्यों नहीं करने दे रहे? आपकी खास किस चीज की, किस चीज का खौफ है? आपकी मेट्रो के साथ मोहब्बत है, किस इमारतों चीज के साथ किस मोहब्बत चीज है, का पौधों के साथ बुखलाहट मोहब्बत है। अगर एक गमला भी ना टूटे, नहीं, एक नहीं तोड़ते ना, फिर बहुत नहीं अगर तोड़ते। कोई गमला ना टूटे, आप क्या सिर्फ एक बुखलाहट है? एक क्या ही नहीं तोड़ते आप। जमात इस्लामी कर सकती है, JUIF कर सकती है, बाकी तमाम कारकुनान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत तक पहुंच सकते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आजादी उसमें मुझे राय वो की, जुमला, एहतजाज मुझे अगर आप की दो जुमलों की नहीं है। इजाजत दें। वो बस के अंदर किसी ने पूछ लिया कंडक्टर से कि मैं ये सिगरेट पी लूं। उसने कहा जी आप सिगरेट नहीं पी सकते। उसने कहा ये जो टुकड़े पड़े हुए ये किसके हैं? कहता है ये उनके हैं जिन्होंने मुझसे पूछा नहीं था। उन्होंने ये किया बगैर पूछे हुए। आपकी इतनी बड़ी जमात है, आप एनओसी के पीछे फिर रहे हैं। आप चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि फिर एक इल्जाम हम मैं पर जानना लगे? चाहता हूं, मैं चाहता नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर एनओसी उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनके रिकॉर्ड के पेश नजर कैंसिल हो जाएगा। उनके रिकॉर्ड के पेश देखिए, नजर। हमने तो हमेशा आइन और कानून का एहतराम तो आप एहतराम करेंगे, आप जलसा नहीं करेंगे? नहीं, हम जलसा करेंगे और एनओसी के साथ करेंगे और हुकूमत वक्त को कहेंगे कि हमारा आईनी हक है। हमने अपने दौर में हर तरह का एहतजाज, बिलावल साहब बड़ा मुजाहरा ठीक है। करके सबको इजाज़त दी थी। आज आपका दौर है, आप हमें इजाज़त दे दें, जलसा होगा, लोग आएंगे। 4-6 घंटे के बाद जो आपने 40 हमें पॉइंट्स दिए हैं कि ये चीज़ें आप फुलफ़िल करेंगे, हम पूरा एक आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे ज़िला इंतज़ामिया, और उस एग्रीमेंट को फुलफ़िल करेंगे और वापस चले जाएंगे। क्यों नहीं जलसा करने दे रहे? मेरा आपसे सवाल है, वजह क्या है? इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट, इतनी नींदें हराम। वो तो जेल में बैठा है। ठीक। पूरी हुकूमत वक्त लगी हुई है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन उसको हरा दें। पूरा फॉरेन ऑफिस लगा हुआ है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ और यहाँ अभी तक आज भी जाली मैंडेट पे एक सीट चौधरी एहसान विर्क की हमारी परसों फिर हमसे छीनी, आज उसका हल्फ उठाया। एक आपको मिली भी है, दो आपको मिली भी कौन सी है, हमें फिर कौन आप- सी? एक भी नहीं मिली। 3 MNA हमारे एक हफ्ते में उन्होंने झाड़ दिए, एक भी नहीं मिली। कौन सी मिली है? अच्छा, बताएं। वापस ये आप ऑक्सफोर्ड, मैं तो वैसे ये बताता हूँ कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाना चाहिए इमरान को, शुक्रिया। आप ताकि ऑक्सफोर्ड को भी पता चले ना कि किस भाव बिकती है। नहीं, आप जाना है ना, ये तो फिर ये फिर बात आप यही तो बात है कि आपने जो बड़ी बात कर दी वो ये है कि अब जलसा होगा और एनओसी और पुरअमन होगा, कैंसिल करने की कोई वजह नहीं है। पुरअमन होगा। ठीक है। और अगर इन्होंने अपनी खिफ़त, खौफ, तजब्जब और अंदरूनी फतूर बरकरार रखा इस हुकूमत ने और एनओसी कैंसिल कर दिया, फिर भी होगा। फिर हमारी जलसा कमेटी तय करेगी कि हमने क्या करना है। I have to leave it there. फिर आपके मशवरे पे अमल करेंगे। मेरे मशवरे पे अमल करते तो ये हालात यहाँ पर तो होते, बट आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम जारी नाज़रीन। नाज़रीन, आज सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया जिसके तहत ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद 21 होनी चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फट पड़ी। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को स्टैक किया जा रहा है, यानी वहाँ पर एक जुडिशल कू का एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। अली ज़फ़र साहब ने PTI की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया। हमारे पास सेनेटर अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये बिल मूव किया। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ाहिर वहाँ पे मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आप वहाँ पर मौजूद थे, आपका अपना बिल था। जब PTI का रिएक्शन आया तो उन्होंने बराह रास्त आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं एक जुडिशल कू का माहौल बनाने के लिए। मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाह रहा हूँ। जनाब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए पहले 2 मरतबा 3 मरतबा इस पे कोशिश भी हो चुकी है और
ये जो 16+1 जजेस हैं, ये 1997 में पहले जो जज से इंक्रीज करके लास्ट टाइम किया गया था। 1997 और 2024 में ऑलमोस्ट 28 साल का फ़र्क है और जजेस की तादाद नहीं बढ़ सकी है। जब अब इस वक्त 50,000 से ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में। अब हमारे मुल्क में एक रवाज है कि कोई भी बात जब आप करते हैं तो उसको एक कॉन्स्पिरेसी में या उसके कोई ना कोई चीज़ों के साथ एट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि ये इसलिए हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद क्लियर है। मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में 53,000 या 50,000 केसेस की पेंडेंसी है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2-2 साल लग जाते हैं या नहीं केस को सिर्फ एक्सेप्ट कराने में, सिर्फ उसकी पहली पेशी या बाद की पेशियां लगाने में। क्या इस पूरे मुल्क के इस वक्त जो ज़माना या हालात चेंज हुए हैं, पहले लिटिगेशन होती थी सिविल नेचर की, क्रिमिनल नेचर की, इस वक्त लिटिगेशन है टैक्सेशन की, इस वक्त लिटिगेशन है कारपोरेट की, इस वक्त लिटिगेशन है साइबर की। साइबर एक बहुत बड़ा लेकिन सेनेटर साहब कदा कलामी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा कदा कलामी होती है, लेकिन हम उस पसमंजर से भी सरफे नज़र नहीं कर सकते जिस पसमंजर में ये बिल सामने आया। उस पसमंजर में हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए फ्लोर पे ही कह दिया कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये रिजर्व सीट वाला इशू है, इसके लिए जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो रही है, तो मैंने ये कहा कि आप इसको 2 महीने पेंड कर दें, 3 महीने पेंड कर दें। अगर आपके नज़र में ये हो रहा है कि अब देखें लोग सिस्टम को नहीं समझते। आज ये बिल पेश हुआ है, ये रिकमेंड हो गया है कमेटी को। अब जो हमारी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी है वो इसको डिस्कस करेगी, वो इसके लिए डेट रखेगी। उसमें वहाँ पे अगर कोई टाई होगी तो वोटिंग होगी। उसके बाद ये दोबारा जब सेशन होगा हाउस आएगा, यहाँ से फिर ये बिल अगर पास हुआ तो फिर ये नेशनल असेंबली चला जाएगा, वहाँ के फिर एजेंडे में लगेगा। तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि आज मैंने बिल पेश किया, कल या परसों रातों रात ये एक साइक्लो स्टाइल है, छपेगा और कानून नाफिज हो जाएगा। तो लोग या हमारा मीडिया या हमारे लोग बस सिर्फ और सिर्फ एक सनसनीखेज खबर को मशहूर करने के लिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और ये इसलिए हो रहा है, ये फलाने के लिए हो रहा है। मैंने तो इसकी कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए ये कह दिया कि यार आप आवाम उसको थोड़ा डिले करने और लेकिन जजेस को बढ़ाने का इख्तिलाफ तो ना आप करें। अगर मैं ये 2008 में 29 तक की ले जाने की बात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के तहत उसको उड़ा दिया। लेकिन ये आपके बराबर में जो मोतबर सेनेटर साहिबान मौजूद थे जो कानून पर गिरफ्त रखते हैं, वो सेंसेशन तो उनकी तरफ से आई, अली जफर साहब की तरफ से आई, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तरफ से आई। मीडिया ने तो वो रिपोर्ट किया जो सेनेट के अंदर सेंटिमेंट था। देखें, मैं ये बताऊं आपको कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बन चुका है ना, वो ये है कि आप जिस भी पार्टी के सेनेटर या एमएनए हैं या फॉर दैट मैटर एमपीए है, पार्टी एक लाइन ले लेती है, एक स्टैंस ले लेती है, वो उस बिल को आने से पहले ही उसके ऊपर क्रॉस लगा देती है या टिक लगा देती है और वो लोग खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने ये बहस की कि जी आपने 5 जजेस क्यों मांगे, आपने 7 जजेस क्यों मांगे। मैंने तो 21 की बात की है, 17 ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी 4 के बढ़ाने की। हालांकि मैं इस हक में हूँ कि ये 11 या 15 या 17 यानी जितने बढ़ा दें वो कम है। हमारा मुल्क जो है उसमें क्योंकि तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस बढ़ चुके हैं, तमाम हाई कोर्ट्स और आपका ऐड हो गया, तमाम हाई कोर्ट्स के केसेस जो भी हारता है या जो हारने वाला लूजर होता है वो सुप्रीम कोर्ट जरूर आता है। तो यहां पर
पूरा मुल्क का सिस्टम जैम है जुडिशल हवाले से, लेकिन हमने उसको पॉलिटिकल उसके साथ एंगेज करना है, उसके साथ जोड़ना है, और उसके फायदा या आवाम का फायदा देखने की बजाय कि जो करोड़ों या लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट में रुल रहे हैं उनका फायदा ना हो जाए। लेकिन इस वक्त यह है कि कहीं रिजर्व सीट आगे पीछे ना हो जाए। हालांकि मैं कहता हूं इसको डिले कर दें, लेकिन जजेस की तादाद बढ़ाएं, जुडिशल सिस्टम 127वें नंबर पे हमारी जुडिशरी। आप मुझे बताएं, मैं यही कहता हूं कि आप इसके ऊपर काम करें। आप ये देखें कि बड़े से बड़ा आदमी भी किसी का केस लग जाए, सुबह उसको 9 बजे बुलाया जाता है और 3 बजे बताया जाता है आज आपका केस नहीं है, आपको 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर बुलाया जाएगा। आज इस लेटेस्ट दौर में आपका थंब या साइन करने के लिए आपको कोर्ट बुलाया जाता है। अच्छा, जिस बंदे की डेट है वो उड़ता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, सारी फेडरल सेक्रेटरी है या वो कोई बिजनेसमैन जिसके नीचे 10,000 लोग काम कर रहे हैं, वो कोर्ट पहुंच जाए, जज साहब आए या ना आए। इस तरह के बहुत सारे इशू हैं जो ठीक होने वाले हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है, मैंने आपको बताया कि 2008 में इनको 29 तक ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन उस वक्त भी एक माहौल पैदा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा केस ही उड़ा दिया। आप मुझे बताएं कि जो लोग बेचारे केस लगवाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे पहिए लगाते हैं, कैसे कैसे सिफारिशें करते हैं, उनसे आप जाके पूछें। और मैंने आपको बताया कि एक बंदा जो 25 साल की सजा होनी चाहिए थी वो 34 साल बाद रिहा हुआ है। कई लोग जो है उनकी अपीलें एक्सेप्ट ना होने की वजह से या टाइम ना मिलने की वजह से या आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं या पॉलिटिकल मैटर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो इतने छाए होते हैं कि लोगों के केसेस ही नहीं लगते हैं। जजेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली डिस्पेंसेशन बेहतर होगी। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। सेनेटर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।